whereas the second person tries his best and the second person tries his best and could complete only 85% till 8 in the morning when he or she had to reach the office. That person reaches the office and tells boss, like no, both of them are there. वो दोनों जो है ना ऑफिस में अपने बॉस के सामने आ जाते हैं और एक कहता है कि सर मैंने काम को देखा, उसकी जितनी डिटेल्स थी उसके अंदर उसको इवेल्युएट किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये काम किसी भी सूरत सुबह 9 बजे तक करके मैं ऑफिस नहीं आता। और जो दूसरा एसोसिएट था वो उसने कहा कि सर मैंने पूरी एफर्ट्स की, मैं मिडनाइट तक या अर्ली मॉर्निंग तक लगा रहा और मैं 85% तक इस टास्क को कर पाया। आप देख लीजिए ये कितना हुआ है। आई नीड जस्ट 1 मोर आवर और ये मैं आपको कंप्लीट कर। अच्छा, टास्क ये था कि 9 AM पे ये काम आपने कंप्लीट करके था। एक फैक्टर अगर देखें तो वो दोनों लोग वो 9 AM तक काम कंप्लीट करके नहीं लाए, which means the task is not being done till 9 AM 100%. So both could not achieve 100% what was being assigned to them. लेकिन क्या इन दो लोगों में कोई फर्क है? A person who came with 85%, I tried my best but could complete 85%, and the other person who said that कि I realized कि ये काम इस मॉर्निंग के वक्त तक हो ही नहीं सकता, 10-20%, 10-20% काम करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मॉर्निंग 9 AM तक ये टास्क नहीं हो सकता, तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे बताइए कि इन दोनों में कुछ फर्क है? आपको अपना वीडियो या माइक जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, माइक तो जरूर, वीडियो अगर आप मुनासिब समझें तो ताकि हम देख भी सकें कि आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आप अपना वीडियो या माइक ऑन करें और मुझे इस पे अपनी राय दें कि इन दो लोगों में क्या फर्क है। जिन दोनों को ये असाइनमेंट दिया गया था कि आप जो है वो सुबह 9 बजे तक ये टास्क करके आए और उनमें से एक ने कहा कि मुझे लगा कि टास्क 9 AM तक हो ही नहीं सकता तो मैंने छोड़ दिया, और दूसरे साहब जो हैं वो उन्होंने 85% किया। इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं? हैंड रेस करें, कौन अपनी राय इस पे देना चाहेगा? ओके, अरीशा। यस अरीशा, वी आर हियरिंग यू। Assalamu alaikum, sir. Sir, there is a major difference. The one who is willing to do anything, he can do it at any limited resources and limited time. So the second person who is doing in limited time, it's good. नहीं, मेरा सवाल ये कि उन दोनों का काम ये था कि सुबह 9 बजे तक आपने वो अपना टास्क कंप्लीट करके आना है। 9 बजे तक दोनों कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन एक ने कहा कि मैं 85% कर पाया, मुझे 1 आवर और दीजिए, मैं काम कंप्लीट करूंगा। और दूसरा कहता है कि सर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये काम सुबह 9 बजे तक हो ही नहीं सकता, तो मैंने किया ही नहीं। तो इन दोनों सिचुएशंस में वो जो बॉस है, अगर वो बॉस आप हों तो आपके लिए कोई डिफरेंस है? क्योंकि अगर हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट देखें तो सुबह 9 बजे तक दोनों लोगों ने वो काम नहीं किया, तो कोई फर्क है दोनों में? Yes, sir, there's a difference. I will promote to the one who done 85% because at least in a given time he does some of the part of assignment. This is the major to be considered. बिल्कुल ठीक। Thank you अरीशा। Anyone else? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये है कि इनिशिएटिव जो है दैट्स इम्पोर्टेंट, if you take initiative is important, and if anybody takes the initiative to complete however the time he has, it's important. It's important because delivery matters when we talk about teamwork, or when we talk about as a department, as an cohesiveness, so it matters. So it means that if we are facing any difficulty, if we think that the brand plan is not, I cannot make it right now, I'm not ready for it, or I have limited time, at least try. You may have completed just the executive summary, some of the basic data, or that could be a raw data, that could be a wrong data that you have put in the situation analysis, or your strategy or segmentation, targeting, positioning could have been wrong, or that could have been needing more area of improvement. But जब आप भेज देते हैं तो like I can discuss now कि इसमें क्या area of improvement है, इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई assignment करेंगे ही नहीं कि नहीं मैं शायद फिलहाल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मैं इसको टाइमली सबमिट ही ना करूं, मतलब जीरो पे,
जिन्होंने सबमिट किया मे बी उसमें भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो और वो भी जो है उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश हो, लेकिन जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया या ये भी नहीं बताया कि इट्स हाफ कंप्लीट, इट्स 75% कंप्लीट, ये मैं कल सबमिट कर दूंगा या मैं कल सबमिट कर दूंगी, वो ये मैंने उनके लिए पूरी ये स्टोरी बिल्ड की कि आपको अपनी ऑफिशियल देखें। यहाँ तो चले असाइनमेंट है, वैसे भी आज मैं कुछ मजीद चीजें ऐड करूंगा, आप कल भेज सकते हैं, मिड वीक तक भेज सकते हैं, जिन्होंने भेजा है उनको भी इम्प्रूव करके दोबारा तो भेजना ही है। लेकिन अल्टीमेटली जो यूं समझें कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरीके से, अगर आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे टाइम पे, तो उससे होगा क्या कि आपको अपनी यानी कि जो भी आपको जिसको आपने असाइनमेंट दिया है वो अल्टीमेटली उसको इस तरह से लेगा कि आपने शायद एफर्ट ही नहीं। लेकिन जब आप 85% या 90% उस काम को करके आते हैं, इवन 50% भी, तो कम से कम ये जरूर पता चलता है कि आपने उसमें अपनी एफर्ट्स लगाई और उसको करने की कोशिश की। तो इस एक असाइनमेंट से मैं आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन या लाइफ लेसन जो है आपके लिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई असाइनमेंट मिले, come up with a response. If you can do it complete in the given time, do it. If you can do it to a specific percentage, 50, 60, 70, 80, 90, do to that percentage, write a note that I tried my best to do it in this time. I am sending you 80% complete assignment in the given time and I am still working on it, and in another hour or complete the in another hour or I'll complete the assignment. तो उससे क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, जितना असाइनमेंट कर सकते थे वो सबमिट किया और अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, ये अपना पूरा असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट कि व्हेनेवर यू आर गिवन एनी असाइनमेंट, एटलीस्ट गिव अ रिस्पांस, सर आई हैव सम अदर असाइनमेंट, आई हैव एन एग्जाम, आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट, but if you will keep silent and if you will not submit for me, like I'll complete my session and my time which I have to give to you will be over. But for you this is very important. This you are spending your time, you are spending your effort, you are spending your money to learn things. So when you are given a chance, try to learn that, because definitely you will keep on learning. Learning is a continuous process, but definitely for right now that point may be missed. So from here I would like to suggest you, whenever you are given any assignment by me or any of your seniors at office, try to complete it or give a response. Okay, so let's start with today's session. Last time we discussed different ingredients of brand plan, and our more focus was on data analysis. Our more focus was on getting the situation analysis, evaluating the data, getting the inference out of it. अच्छा, जो आपने अभी मुझे ब्रांड प्लान भेजे हैं उसमें भी जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो चीज आपको फौरी तौर पे फोकस करने की जरूरत है वो है इन्फ्रेंस। कि आपने डाटा तो काफी गैदर कर लिया, लीक ने बड़ा अच्छा एक प्रोडक्ट जो है वो पिक किया है। मैं रिसेंटली इस प्रोडक्ट को स्टडी भी कर रहा था एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। लिब्रे बाय एबट, दिस इज अ कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें जो है अब आपको बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ता, एक डिवाइस आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और आपको कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होती रहती है। तो लाइक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, वी हैव वर्कड इट on detail, although there are certain boxes or there are certain tables which are not readable for me. Definitely either there is no data or the data is being covered. I will definitely see those again, but जो strategy है, जो technical plan है, उसमें मजीद डिटेल लाने की जरूरत है। हमने डेटा से अच्छा, दूसरा जब हम when we put any data, inference is very important. Anam, you have also made a good brand plan, and Rauf, I also received yours. When you put any data, that data cannot be, the data is like you, I'm also watching that data, you're also watching that data. What's the inference you are driving out of? उसका मकसद क्या है, उसमें से क्या बात निकल के आ रही है और उसके नतीजे में हम क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। तो जो इन्फ्रेंस आप ड्राइव करते हैं, उस इन्फ्रेंस से आगे स्ट्रेटजी की तरफ, अगले स्टेप्स की तरफ जाते हैं। ओके, वन स्टेप बैक। ठीक है,
अच्छा, हम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग की तरफ बढ़ने से पहले स्ट्रेटजी को देखते हैं. स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी refers to business overall game plan for reaching the prospective customers and turning them into customers of their products or services. A marketing strategy contains the company's value propositions, key brand message, data on targeted customers, demographics, and other high-level elements. तो हमें जब हम स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं, तो स्ट्रेटजी के अंदर हमें ये तमाम चीजें उसके अंदर काउंट करती हैं. एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म भी होती है और स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म भी होती है. जैसे लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक दफा ब्रांड प्लान बना लेते हैं या ब्रांड की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो मिनिमम 3 years तक उसको हम लेके चलते हैं, 3 to 5 years. तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज भी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी होती हैं. और जो स्ट्रेटजीज हैं वो अल्टीमेटली कुछ ऐसी हैं जो कि कॉर्पोरेट ब्रांड रिलेटेड होती हैं और सिर्फ कुछ ब्रांड रिलेटेड. Okay, marketing strategy is the basic approach that business unit will use to attain its goals and which comprises of elaborate decisions. ठीक है, आपको सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद आप डिसीजंस लेते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अडेप्ट करनी है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. जो आपकी आइडेंटिफाइड मार्केट्स हैं, जो आपने आइडेंटिफाई की हैं डिफरेंट मार्केट्स, ब्लू बुक के डाटा को देखने के बाद, MIP के डाटा को देखने के बाद, डेमोग्राफिक डाटा को देखने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस के बाद, उनमें से जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, आपकी पोजीशनिंग क्या होगी और आपका मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? वैसे तो खैर नाउ पीपल डिस्कस 7 P's, 6 P's, 5 P's, बट बेसिक हमेशा इसमें 4 P's रहेंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन. अच्छा, ये स्ट्रेटजी मैंने बिल्कुल जो बेसिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर की, वहां से पिक की है. और व्हाट आई फील कि फार्मास्यूटिकल में इट इज वेरी मच 4 P's ऑफ मार्केटिंग. हम अगेन 6-7 P's उसमें जो है ना उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक 4 P's का डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपने चीज नोट की होगी कि मोस्टली अगेन बेसिक्स की तरफ आ जाता है. व्हाई आई स्टिक टू बेसिक्स? ग्रेजुअली समटाइम बात पढ़ रही होती है आगे, लेकिन मैं रोक के अपने आप को कंट्रोल करता हूँ. उसकी वजह यह है कि दिस सेशन इज फॉर फ्रेश फॉर्मडी ग्रेजुएट, fresh MBA graduates, and some of the PharmD graduates who are participants of this group have not yet been enrolled in MBA, but they have just been enrolled in MBA. तो मेरे ख्याल से बेसिक्स वाली चीजें जो है ना उसको हम अगर पिक कर लें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपनी एडवांसमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं और करते जाएंगे. Okay, so now segmentation, targeting, and positioning. Last time, the brand plan you have shared with me, you have tried to identify segment, you have done segmentation, and to a good level, it's been done well. So now let's discuss this segmentation as per agenda. Discuss the segmentation, targeting, and positioning bit in detail. The segmentation is the dividing of the market into distinct group of customers. अच्छा, जैसा कि हमने जो अपनी लास्ट एग्जांपल थी कि आपने उसमें से एक तो ये कर लिया कि डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कौन से. डिस्टिंक्ट कस्टमर्स कौन से? डिस्टिंक्ट कस्टमर्स वो जो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम फार्मा की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात कर रहे हैं तो जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद, उन सेगमेंट्स के अंदर. मिसाल के तौर पे you have a product which is used in urinary tract infections. So urinary tract infections can be treated by a gynecologist, by a physician, by a urologist, by a general physician, by a family physician. There are many doctors who can prescribe. Then you identify which of the segments, and among those segments whom you are going to target. What you do by targeting? Determine which customers in the group. आपने इनिशियली तो एक सेगमेंट ले लिया कि भाई सबसे ज्यादा यूटीआई यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है और सबसे ज्यादा यूटीआई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है और फैमिली फिजिशियन के पास जाता है. तो अब मैं इन 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करूंगा. इन 3 सेगमेंट्स में whom are you targeting? Top class gynecologists. Top class means professors, consultants who have big hospitals, big maternity homes, who have big decision making areas. Top urologists, top family physicians. You may decide by their prescribing habits, or you may decide by the population they are examining if like they can prescribe your product or not, or they like your product or not. Okay. And then the third thing is positioning. By positioning, what you do, you create product positioning and marketing mix that is most likely to appeal to the selected target in the identified segment. जो आप अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, पोजिशनिंग होती क्या है कि हाउ यू वांट योर कस्टमर टू परसीव योर प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन. तो
तो उसमें इसके लिए आप बेहतरीन किस्म की जो है ना वो अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज उसके बाद जो आपका जितना जो आपके 4 पीस है, जितने आपके 4 पीस हैं वो आपको अल्टीमेटली इसी फिर पोजिशनिंग स्टेटमेंट के गिर्द जो है वो राउंड अराउंड चलते रहेंगे। जो फेयर एंड लवली है, लाइक ने बीच में क्वेश्चन किया है कि जो फेयर एंड लवली है वो अल्टीमेटली उन्होंने अब अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है ग्लो एंड लवली। अच्छा, आप में से कोई मुझे इसकी रीजन बताएगा? आई अप्रिशिएट कि अगर वो पार्टिसिपेट करें जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। वुड समबडी लाइक टू शेयर कि क्यों फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली हो गई है? किसको पता है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, वरना अब मैं पूछ लूंगा क्या? अब अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप एक अंदाजा लगाएंगे क्यों क्यों ये फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली हुई होगी। ओके, नहीं, पहले लाइक 1 मिनट ठहरे जरा, लेट्स सी समबडी एल्स। शो मी द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा जी, आकाश को नहीं सुना मैंने रिसेंटली। आकाश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? यस सर। जी आकाश, आपको पता है कि रिसेंटली एक प्रोडक्ट होती थी फेयर एंड लवली? जी जी। उसका अब नाम तो हो गया सर है, अब उसका नाम हो गया है जी ग्लो एंड लवली। ग्लो एंड लवली। ऐसा जी क्यों जी हुआ है? सर, बेसिकली उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये होगी कि जो फेयर है वो लेस फ्रीक्वेंट है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमने ग्लो होना है। तो मेनली उन्होंने पॉपुलेशन को फोकस करके उन्होंने कहा कि फेयर की बजाय अगर हम ग्लो रखेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये उनकी अपनी जाती वो है स्ट्रेटजी, किसी मजबूरी के हाँ तहत जी। नहीं किया उन्होंने ऐसा। जी जी। ओके, अक्सा, आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट योर माइक एंड आई वुड लाइक टू लिसन टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कि फर्दर जो उनका ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए उसका जो नेम है उसको चेंज किया होगा। अच्छा, तो उनका ब्रांड नेम देखो, एक ब्रांड नेम जब स्टैब्लिश हो जाता है उसका ब्रांड नेम तब्दील करना तो मार्केटिंग के लिहाज से नुकसानदेह है ना। मतलब अगर आपका ऑलरेडी एक ब्रांड नेम स्टैब्लिश है तो अगर आप उस ब्रांड नेम को चेंज करेंगे और एक नया ब्रांड नेम लाएंगे तो ये तो बहुत नेगेटिव बात है। मतलब अगर आज कोई नेस्ले से कहे कि आप अपना नाम चेंज करके इवन नेस्ले से बेस्ले भी कर ले, वो नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? वो ब्रांड नेम तो उसकी इक्विटी बिलियन ऑफ रुपीज में होती है, तो क्यों चेंज कर दिया फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली कर सर, दिया? उन्होंने लोगों को कंसीडर करके, पॉपुलेशन को कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए नेम चेंज किया होगा समहाउ। देखिए, वो तो पहले भी ये कहते थे ना कि आप फेयर होना चाहते हैं, यानी कि आप गोरे लगना चाहते हैं, और ज्यादातर उनकी प्रोडक्ट वही लोग यूज करते थे जो यानी कि यूं समझिएगा रिलेटिवली लेस फेयर हैं। तो वो तो पॉइंट वहीं पर है उनका। अच्छा चले, अनम अनम को जरा, अना आप जरा अनम्यूट करें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अनम, आप बताइए कि फेयर एंड लवली का नाम ग्लो एंड लवली हो गया है, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि लीगली जो है ना, इनके ऊपर वर्ल्ड वाइड जो है कंट्रोवर्सी चली थी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है, और लोग जो हैं वो जो नहीं है फेयर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। तो उसकी वजह से इनके ऊपर पूरा लीगल एस्पेक्ट हुआ था, और वर्ल्ड वाइड इनके नेम को चेंज करने के लिए जो है वो एक पूरी कैंपेन चली थी, जिसके बाद फिर अब फाइनली फेयर एंड लवली ने अपना नेम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया है। और ये कैंपेन अभी भी आप देखते हैं टीवी पे जो है ना, वो कंटिन्यूस ऐड 1 साल से यही चल रहा है, फेयर एंड लवली का नाम ग्लो एंड लवली, क्योंकि 2 साल तक जो है वो इनके पास ब्रांड नेम राइट्स अभी भी मौजूद हैं, और उसको फुल फ्लैज ये लोग रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं जब तक एक सही तरीके से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू अनम, तो आपने बेसिकली बिल्कुल लीगल रीजंस हैं उसमें। दिस इज द मेन रीजन दे हैड टू चेंज। ओके काशिफ, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एक्चुअली मैं थोड़ा गला खराब हुआ था बीमार। एक्चुअली मैं भी इसी तरह पॉइंट आउट करना चाह रहा था, बट ये लीगल वाला पॉइंट मेरे माइंड में नहीं था, बिकॉज मैं इस चीज को जो बिकॉज एक आइडिया ही था जो मैं लगाना चाह रहा था, वो ये कि जो कस्टमर्स हैं बेसिकली आजकल जिस तरीके से अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और तो ये फेयर वाला एक एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आप उसको बेच नहीं सकते, बिकॉज आप ज़्यादा अरसे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपको डेफिनेटली फिर वो कस्टमर जो है वो आउट ऑफ आपके टारगेट हो जाता है, या कस्टमर आपको नहीं यूज़ करता दोबारा, बिकॉज वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था, शायद उन्होंने देखा कि हमारी प्रोडक्ट जो वो ग्लो कर रही है, बट उस तरीके हाँ, से आपको ऐसा लग रहा था कि अपनी खुद उन्होंने ऐसा सोचा, नहीं इसमें वो थोड़ा हाँ बाउंड हो गए थे, they had to do this, they हाँ had। नहीं वो ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट नहीं पता था, तो उन्होंने अच्छा एक एडिशन कर दी इसके अंदर, तो देयर इज अ लीगल पॉइंट, दैट्स व्हाई दे हैव चेंज्ड थैंक द यू स्ट्रेटजी। रोक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी यही कहना था कि क्योंकि एंटी टेररिज्म के हवाले से जो अभी अमेरिका में और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके हवाले से यहाँ पे भी इनके ऊपर भी कैंपेन चल रही थी एंटी रेसिज्म के हवाले से, कि ये रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक जो पीपल्स हैं बेसिकली वाइट जो मार्केट है यूजिंग ऑफ वाइटनिंग एजेंट्स और वाइटनिंग क्रीम्स और वाइटनिंग, वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, 18% के रेशो से बढ़ के 21% के रेशो पे आ गई है। तो वो इस चीज में रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, तो क्योंकि अभी काफी अवेयरनेस हो रही थी, तो उस हवाले से इन्होंने नेम चेंज किया, और नेम चेंज करने के मतलब जो पोजीशन उन्होंने ग्लो एंड लवली रखा है, इसके अंदर भी है कि क्योंकि आजकल जितनी भी मतलब स्किन केयर हाइजीन के अंदर है वो प्रमोट हो रहा है, तो वो मतलब हाइजीन प्रमोट हो रहा है, नॉट मतलब ये एक मतलब पहले तो एक मखसूस तबके के लिए था कि फेयर एंड लवली जो मतलब ब्लैक पीपल्स हैं कि वो गोरे होने चाह रहे हैं, अब ये हर एक तबके के लिए है, यानी कि जो फेयर फेयर कॉम्प्लेक्शन का बंदा है लेकिन वो उसकी स्किन में ग्लो नहीं है, रेडियंस नहीं है, तो वो भी इस चीज को यूज कर सकता है, तो इसको बड़े ही प्रिसाइज तरीके से जो ना उनको उन्होंने नेम को चेंज किया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये कि आप अपना जो आपका समटाइम हम आईडी पे डिफरेंट नाम जो हमारी ईमेल आईडी का वो यूज करते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए वही नाम यूज करें जो आपका रियल नाम है, फैयाज है, तईक है, अनम है, तो अपना रियल नेम ही यूज करें ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसान। ठीक है, तो हमने अभी जो एक केस डिस्कस किया ग्लो एंड लवली, तो फेयर एंड लवली से, कि फेयरनेस इस बात की जमानत नहीं है कि मतलब हर शख्स चाहता है कि प्रिटी दिखे या बेहतर दिखे, बट नाउ यू कैन से कि प्रिटी होने के लिए या अट्रैक्टिव होने के लिए फेयर फेयर कलर होना दैट्स नॉट अ मस्ट, बल्कि अगर आप जो है वो जो भी अल्लाह ताला ने आपको कलर दिया है, अगर आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा है, आप ग्लो कर रहे हैं, तो यू लुक बेटर। दैट्स व्हाई अ बिग कंपनी हैड टू चेंज देयर positioning statement, even their logo, their name of the product. So such things sometimes happen in the market. इस स्लाइड से जो है ना, अब आप सेगमेंटेशन को समझें कि अब मिसाल के तौर पे टोटल फार्मा, लाइक आई नो आपने भी जो है सबसे पहले हैंड रेज किया था, लेकिन आपके माशाल्लाह पार्टिसिपेशन अच्छी है, आई नो आपको इसकी रीजन आई वाज एक्सपेक्टिंग के पता होगी, तो आई एम ट्राइंग के नाउ तमाम लोग जो है थोड़ा पार्टिसिपेट करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो सेगमेंटेशन, टोटल मार्केट जो है वो आप समझिए कि अगर ये आपकी 100 बिलियन की मार्केट है जो कि टर्कीज कलर के अंदर है, ये आपकी टोटल मार्केट।
उसके बाद आपने जब अपनी प्रोडक्ट को आपने डाटा एनालिसिस किया, आपने सिचुएशन एनालिसिस की दैट योर प्रोडक्ट इज मोर सुटेबल फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और इज बेटर फॉर gastrointestinal infection or heartburn or whatsoever, you identified that your product can, like, there's a suitable market, there's a suitable segment within the total market for your product. Once you identified that segment with the data analysis, which we discussed last time, and you some of you also used that in your brand plan presentations. जब आपने वो डाटा यूटिलाइज कर लिया और उसके नतीजे में आइडेंटिफाई किया कि ये जो सूटेबल मार्केट है ये वो एरिया है जहां हम ऑपरेट करते हैं. लेट्स कंसीडर दिस मार्केट इज अराउंड 45 बिलियन आउट ऑफ 100. अच्छा, then here you see that what is the market? This is market where you can operate. It is suitable for your product. अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि आप इस मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने रिसोर्सेज दें. फॉर एग्जांपल, दिस मार्केट इज देयर इज अ स्पेसिफिक मार्केट and the competitors are also gaining good sale from there, but competitors are gaining that sale by 200 representative all over Pakistan. Currently you have 50 representative in your, so it means that there is a big geographical area you will not be able to cover. तो उस suitable market में जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसमें से टोटल रीचेबल मार्केट निकालते हैं कि जहां पर आप पहुंच भी सकते हैं, जहां पर कंपटीटर भी मौजूद हैं, और आप उन कॉम्पिटिटर के साथ इस आइडेंटिफाइड जो आपने एरिया किया है अपना सेगमेंट, उस सेगमेंट में इस न्यू मार्केट में आप उनके साथ कम्पीट करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड मार्केट. दिस लाइक आप तमाम कॉम्पिटिटर्स को नहीं आइडेंटिफाई करते, उसमें से कुछ स्पेसिफिक जो टॉप कॉम्पिटिशन है या जो कि आप प्रोडक्ट के साथ आप समझते हैं कि होम यू कैन कन्वर्ट इजीली, उनको आइडेंटिफाई करके आप टोटल मार्केट में से सूटेबल मार्केट में से रीचेबल मार्केट, जिसको ड्राइव मार्केट भी कहते हैं, आप डिराइव मार्केट बनाते हैं. और देन यू सी कि उस डिराइव मार्केट के अंदर आप कितनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं या कौन सा मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं. तो इस सूरत में आप अपना केक स्मॉल कर रहे होते हैं, बट आप अपने लिए कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. Okay. Then what is your ideal segment? Your ideal segment is the one which is actively growing. आप जो है वो coming or going? Please look at the part. Please hold on. Okay, so targeted segments. What is your ideal segment? Number one, which is actively. You look after different segments in the market, like some are growing by 20%, some are growing by 25%, some are growing by 30%, whereas the total market is growing by 12 or 13%. So definitely you would like to enter with your products in the segment which are growing fast. You would like to enter into the segment which are highly profitable. And you would like to enter in the segment which can be acquired with low cost, low expense. Total size and the future growth potential of the segment is also very important. Then profitability in that segment is very important. And then, as I shared with you, that customer acquisition cost. When you enter into any specific segment, if the customer's acquisition cost is very high, then you will be spending a lot of money in the beginning, and your company won't be getting any profits. Let me give you a few examples again from the pharma industry. आप सबको पता है कि इलाई लिली एक ऐसी कंपनी है जो कि एक अच्छी बड़ी कंपनी मानी जाती थी, और इलाई लिली की प्राइमरी मार्केट एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल्स, दूसरी प्रोडक्ट्स और साथ में डायबिटीज की प्रोडक्ट, राइट? Then Eli Lilly, in most of the country, Eli Lilly sold its primary. Apparently, that was a bigger business. Like there were a lot of good antibiotics, there were a lot of good injectables, and what they did, they started promoting only diabetic care products world over, because this segment was growing fast. एंटीबायोटिक में क्या होता है कि आप जब एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो वो एक 7 दिन की दवा डॉक्टर लिखता है, मरीज जाके वो एंटीबायोटिक लेता है, 7 दिन बाद ठीक हो जाता है और छुट्टी बाहर.
पर जब आप डायबिटीज में, कार्डियोमेटाबॉलिक में, इन सेगमेंट्स में कोई एक मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो समटाइम वो पेशेंट उसको पूरी लाइफ खाता है, कभी 2 साल तक खाता है, कभी 5 साल तक. So these were the areas where apparently entry cost was also high. These were apparently niche or smaller segments, but they were growing fast. These chronic diseases were growing very rapidly. That's why not only I gave one example of Eli Lilly, but there are other companies who quit their primary business, or they sold their primary business, or they franchised their primary business to some other company, and they focused on the segments like oncology, like diabetes, like cardiology, which were growing fast, where patient takes the medicine for a longer period of time. And those companies took this decision around 20 years back. And now they are like growing very fast, and probably they have also regained the value share which they initially lost by selling those primary business. So in certain cases, you have to you don't have to just see that which is the biggest segment right now. You have to see which is the fast growing segment and which segment may have potential in the future. ओके, तो आप जब क्या करते हैं कि आपने एक सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया. अब सेगमेंट आपका एक बड़ा सेगमेंट जो है आपके सामने आ गया कि भाई इस सेगमेंट में हमने ऑपरेट करना है. उस सेगमेंट में आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप जो है वो जब टारगेटिंग करते हैं, तो समटाइम आपके गिवन सेगमेंट के अंदर जिस तरह से आप देखते हैं कि पिंक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल जो है वो डॉट्स लगे में, ये आपके वो टारगेट्स बन जाते हैं जिनको आपने टारगेट्स यानी कि टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनको आपने फोकस करना है, जिनको आप साइक्लिक तरीके से भी कर सकते हैं. इनको आप साइक्लिक तरीके से भी कर सकते हैं. ये कुछ प्रोडक्ट आप साइक्लिक प्रमोशन में लाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रोडक्ट को आप Q1 और Q4 यानी कि जैन जो विंटर के मंथ्स हैं उसमें प्रमोट ज्यादा करते हैं. कुछ स्पेसिफिक कस्टमर पे फोकस ज्यादा करते हैं. जो समर की प्रोडक्ट्स हैं उनको समर में ज्यादा फोकस करते हैं. तो आपके विद इन सेगमेंट हो सकता है कि आपका टारगेटेड कस्टमर स्प्रेड हो, मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस पे हो, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हो, मुख्तलिफ क्लासेस में काम करता हो. Positioning. Okay. How a brand is different from its competitors and where or how it should be placed in the customer. That is the basic and simplest definition of positioning. How you want your customers to perceive about your product, what place you want in his or her mind in comparison to your like किस चीज की एग्जांपल शेयर करूं ऑफ पोजिशनिंग स्टेटमेंट. तो देखें, जो हम किसी भी खास तौर पे मिसाल के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स को या कुछ दवाओं को आप देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन में प्रमोट होती हैं. कुछ मेडिसिन को आप देखें तो वो फर्स्ट चॉइस के तौर पे प्रमोट होती हैं. क्लैरिसिड का आपने जैसे नाम लिया, क्लैरिसिड का जो स्लोगन था वो था फर्स्ट लाइन फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक. ठीक है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट चॉइस की वॉर के अंदर वो अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे थे. उसकी वजह ये थी कि क्लैरिसिड इनिशियली जो है वो सेकंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक में लिखी जाती थी, जब प्राइमरी मेडिसिन एरिथ्रोमाइसिन वाज द अर्लियर मॉलिक्यूल ऑफ मैक्रोलाइड्स. एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिन, एम्पिसिन, कोमोक्सिक्लेव आर द मेडिसिन व्हिच वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक. When Clarisid came, so definitely it had wonderful results, especially for the treatment of atypical and severe infections. So doctors put it as a straight medicine. Last time भी जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि there are certain medications which are thought to be sacred and they are being kept separately. कि जब कोई patient resistance के साथ आएगा तो मैं उसको prescribe करूँगा. Second reason was its price. So ultimately what they did, they started positioning their product as the first and first choice, and the campaign or the theme was why to let the patient suffer, take the medicine or take the first medication which may or may not work, and then after that using Clarisid with a relapse or after a relapse. So they were positioning their product to be first choice antibiotic by the doctors when they examine a patient. Like if there is an indication of bronchitis, acute exacerbation of chronic bronchitis or bronchitis, doctors prescribe Comoxiclav or some other antibiotic as the first choice. And when the same patient comes with a relapse, or the patient coming to their clinic has already taken the other medication from some other doctor, so what they do, they prescribe clarithromycin or the antibiotic they consider to be more efficient. No, it's not prophylaxis. Prophylaxis antibiotics are those which are used in surgery especially.
जब सर्जरी में आप किसी एंटीबायोटिक को फोकस करते हैं तो फिर उसमें आपका पोजिशनिंग स्टेटमेंट ये होता है कि इट विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन. Prophylaxis means कि you don't want infection to occur. For example, a patient is undergoing a general surgery. What will happen? कि उसकी जो सर्जरी हुई है, उसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन को, उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसकी स्किन को मिसाल के तौर पे स्किन को इंसिजन दिया गया है, so there are chances कि bacteria can get exposure and bacteria can go there. So what you do, you precaution के तौर पे आप वहाँ पर prophylactic एंटीबायोटिक देते हैं, ऑपरेशन से पहले एक शॉट लगाते हैं. Vancomycin, tobramycin, ceftriaxone, there are different antibiotics which are given as prophylaxis, especially in surgery. One shot before surgery, and then they give 2 to 3 days. They continue with the treatment for the 2 to 3 days on injectable and then on oral. The objective is to prevent them, to not let it happen. Again, वहाँ पर फिर आपकी positioning statement ये होती है कि how efficient your antibiotic is to prevent the infection in future. ओके, तो पोजीशनिंग बेसिकली क्या है? फाइनल स्टेप है इस एसटीपी. देखिए ये एसटीपी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, और खास तौर पे हमारी जो फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. बहुत हम पर्सनल सेलिंग के लिए यहाँ पे जाते हैं. पर्सनल सेलिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द राइट सेगमेंट. So your company's representative is going to the right customer. You identify the right target, right segment. Your target is also efficient. So you are sending your representative to the right person, right doctor with the right. So then you set your product services apart from the competition in the mind of your targeted audience. There are a lot of business that do something similar to you. So you need to find what will make the doctor remember. Sometimes the antibiotics are having the same characteristics. If you are not having any USP, you all know what is USP? Unique selling proposition. Like if all of them are having BD dosage and you have any gel matrix technology or offering the same in OD dose, then it's unique selling proposition. You have this characteristic in your medication that it can be taken once in a day. So ultimately it will have an advantage over the company. But if it's same, in that case, you may have to highlight your quality, or you may have to tag it to an emotional benefit, or even then in that case, your strategy will be based on emotional position. Okay, we'll discuss positioning other types coming slides. Okay, okay. So what you do, how many types of positioning are there? Symbolic positioning, which enhance the self-image, belonging, or even ego of the. In certain cases, like it's more common in consumer, but definitely because हम सब इंसान हैं, तो इंसान चाहे वो डॉक्टर हो, एक आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कुछ चीजें उसमें सेम रहती हैं. Like मिसाल मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि there's a Mercedes is a brand, so that brand can like उसको अगर आप उसकी जो टेक्निकल उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसकी वर्थ है, अगर आप उसके ब्रांड नेम को हटा दें, तो शायद जो वो उसके अंदर आयरन है, या उसके अंदर जो प्लास्टिक है, जो उसमें रबर है, जो उसमें टायर है, जो उसमें सीट है, जो लेदर है, उस सब की कॉस्ट अगर आप देखें तो मे बी जो उसके मुकाबले में कई सस्ती गाड़ियां हैं, दैट इज करोला और सिविक और मेहरान और सुजुकी और व्हाटसएवर, कि अगर आप उसको देखें तो उसमें 5 गाड़ियों के बराबर उसमें वो मटेरियल लगा होगा, या उसकी क्वालिटी होगी, या उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है. Like this is just another car with some additional feature, with some quality. But when name Mercedes or BMW come, then people feel good we are driving it. उसमें उनकी prestige, उनकी ego add. ऐसे there are certain customers and there are certain doctors who like prescribing brands. They are known for prescribing brands. Sometimes its reason is that they don't want to have any compromise for their patients. Don't want to try other things. They only want to use the products which are having international standard, or which are accepted internationally. And sometimes, as I shared with you, that for symbolic positioning, to target certain people who feel good by prescribing good. Then there is functional positioning, which solve the customer's problem or provide them with a genuine benefit. As I shared earlier, that for example, there are 2 antibiotics which are treating respiratory tract infections, or which are treating gastrointestinal infections, or which are treating any fungal infection. But one is having an additional advantage of low price, more cost-effective dosage. It's like because of any technology, the other medication is being promoted. It has to be taken twice a day. This has to be taken once a day,
if it's an ointment, if it has a certain delivery system which gives in the things for patient. Maybe there are two nasal sprays. One is with a proper spray, and other one is having just a nozzle. So the delivery system sometime for the same medication may result in a difference or in a unique test. But here you highlight the functional benefits, how the product is effective, how it's treating, how it's being delivered, how it provides any ease. Quick onset of action can, but if like it's the same molecule, how you will have quick onset of action? If you are promoting cefixime, then its peak plasma concentration comes in 2 hours, so it will come in 2 hours for you and 2 hours for the competitor. Until you have specific mechanism, as I shared, until you have any specific selling proposition, the same molecule branded by two companies will have same feature and benefits. हाँ नहीं, डिजीज सेगमेंट्स में तो ठीक है आपकी बात के, डिजीज सेगमेंट्स में आप फंक्शनल जो है वो स्ट्रेटजी लगाते हैं, लेकिन वहां पे फिर जो आपको इनके कंपटीशन, इस वक्त हम बात करें कंपटीशन की, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, फिर तो अल्टीमेटली आप उसको हाईलाइट कर देंगे। या अगर आपके पास जो उसके कुछ ऐसे फीचर और बेनिफिट्स हैं व्हिच अदर प्रोडक्ट्स डोंट हैव, इफ इट्स द सेम मॉलिक्यूल और इफ इट्स जस्ट अनदर ब्रांड नेम फॉर द सेम कंपोजिशन, इन दैट केस आपके लिए फंक्शनल पोजीशनिंग को हाईलाइट तो आप कर देंगे, डिफरेंशिएट करना था। Then experiential positioning, focus on the emotional connection that your customer have with your brand. ठीक है, कि बात कस्टमर हैं जो कई साल से यूज कर रहे हैं, they have a trust, they get results, they feel good by prescribing those company products, they are more associated with the representative, they are more associated with the company, with the products, they have long-term experience. So there you are using it from 1 decade and you have a long-term trust. You know that people write in their slogan, time-tested medicine, time-tested product, which means that you like it from decades. Sovaldi, yes, Sovaldi, as I shared earlier, that Sovaldi was you cannot say it functional benefit. It was just it was highlighting that it's a treatment of hepatitis B, but functional benefit was at first oral, yes, first oral treatment for the treatment of hepatitis B, because previously the products which were being used were injectable and they were not having such documented efficacy. So this was being prescribed because of its documented efficacy. Even in Pakistan, it was not launched by one of the top companies. It was launched by one of the second line companies, you can say. But it's still good. It's still good company. It comes in top 3 companies, but not by the top 3 companies, you can say, or top 5 companies, you can say. And that's why its functional benefit or its need was there. That's why it was being sold. Okay, positioning. Develop a positioning strategy with the best edge. Effective positioning your product versus competitors, and focus on how your positioning can win the largest amount of market share. ठीक है, आपको अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिसमें कंपटीटर के मुकाबले में 1, 2 या 3 जितने ज्यादा एजेस हों उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इफेक्टिव पोजिशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट वर्सेस कंपटीटर, अब वो यहाँ पर आपको अगर देखना है कि क्या आपके पास यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है तो आपको फोकस करना है। अगर आप समझते हैं कि योर कंपनी हैज बेटर एफिलिएशन विद द customers, or your company, the brand is being promoted from long time, people are happy, people can feel being emotionally attached to it. तो आपको फिर according to product, according to market, according to situation जो है अपनी positioning और positioning strategy. If you can have more edges, then it's good. आप technical basis पे promote करें। अगर आप उसको जो है वो कंप्यूटर के मुकाबले में बेहतर तौर पे अटैच करवा सकते हैं कस्टमर को कंप्यूटर को, तो उसके तौर पे करें। तो नंबर 1 क्या है कि आप पेशेंट को, आपका जो कस्टमर है वो प्रेस्टिजियस फील करें, आप उस बुनियाद पर उससे प्रोडक्ट को जो है वो प्रिस्क्राइब करवाएं, या फिर जो है आपके जो फीचर बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू कंपटीटर बहुत बेहतर है उनकी बुनियाद पे करवाएं। या तीसरा ये है कि जो कस्टमर की अपनी अटैचमेंट है, अगर आपका ब्रांड पहले से मार्केटेड है या कंपनी पहले से मार्केटेड है, उसकी बुनियाद पे करवाएं। अच्छा, अब आप में से लोग मुझे बताएं आपकी क्या ज़हन में राय बनती है कि कस्टमर को प्रेस्टिजियस ब्रांड के तौर पे अपनी प्रोडक्ट को आपको पोजीशनिंग करवानी चाहिए, या उसके टेक्निकल बेनिफिट्स की बुनियाद पे पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनानी चाहिए या पोजीशनिंग बनानी चाहिए, या जो इमोशनल टैग होना चाहिए, इमोशनली टैग होना चाहिए
आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ। आपकी क्या राय है? हैंड रेज करें। कस्टमर तो आप फार्मा इंडस्ट्री में तो सेम ही कस्टमर होंगे ना भाई। आपके पास अपनी पोजीशनिंग बनाने की 3 ऑप्शंस हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रेस्टिजियस बनाएं, उसके फीचर बेनिफिट की बुनियाद पे उसको पोजीशन करें और बेचें, या फिर आप उसको कस्टमर के साथ अटैच करें, इमोशनली अटैचमेंट के साथ प्रोडक्ट को लेकर चलें। जी, एनीवन? काशिफ, yes काशिफ please. Sir, I would like to add 2-3 चीजें। सर इसके अंदर मेरा ये समझ आ रही है कि इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आपका ओल्ड ब्रांड है, आपका कॉर्पोरेट ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको सिंबॉलिक के ऊपर लेके जा सकते हैं। आपका ब्रांड इतना इनोवेटिव है या डिफरेंट फीचर्स के साथ जा रहा है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर फंक्शनल के साथ जा रहे हैं। और अगर आपका ब्रांड एक लॉन्ग लास्टिंग ऑलरेडी 2-3 डेकेड्स पुराना हो चुका है और मतलब डॉक्टर का एक नस्ल है या कह लें कि एक जनरेशन है जो गुजर चुकी है, वो इसको यूज करता है एंड स्टिल इट्स टॉप ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, तो आप उसको टाइम टेस्टेड और इस तरीके से जो एक्सपीरियंशियल उसकी है उस तरीके से टैग कर सकते हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट इटसेल्फ, और आप उस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे किस स्टेज के ऊपर। आई थिंक इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप फिर पोजिशनिंग स्टेटमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन ये होता है कि अगर ये तीनों फैक्टर जो हैं वो आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट में और पोजिशनिंग में शामिल। ठीक है कि आप अभी अगर आपका प्रोडक्ट नया भी है, लेकिन आपको पोजिशनिंग स्टेटमेंट ऐसी बनानी चाहिए कि कल को जब ये प्रेस्टिजियस ब्रांड बन जाए तो भी इसको आप मतलब इसमें प्रेस्टीज भी फील करें, ना सिर्फ प्रेस्टीज फील करें बल्कि इसके फीचर बेनिफिट से भी रिलेटेड कोई चीज़ अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट में हाईलाइट करें। और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट की फीचर्स में, इसकी प्रमोशन में वो फैक्टर जरूर होना चाहिए कि पीपल इससे अटैच्ड भी। तो इट्स बेटर टू इफ यू कैन हैव ऑल 3 टुगेदर, बट आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह ठीक है कि इन सर्टेन केसेस यू कैन एटलीस्ट हैव 1 or 2 फैक्टर्स, बट इफ 3 फैक्टर्स आर मैच्ड देन दिस इज द बेस्ट। तो आपको हमें कई केसेस में हमें ये देखना होता है कि सिचुएशनली हम कोई 1 या 2 यूज करें या तमाम के तमाम फैक्टर। अगर आपका ब्रांड प्रेस्टिजियस भी फील करे, कस्टमर दिखते हुए प्रेस्टिजियस फील करे, तो आप you won't find there are certain products which are not expensive, but even then people feel affiliated or prestigious by using them. ठीक है, तो आप पोजीशनिंग अपनी और किन बुनियादों के ऊपर करते हैं? नंबर वन कैटेगरी बेस्ड पोजीशन, कि आप जिस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी के लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ये जो कैटेगरी में, और मतलब आप पूरी कैटेगरी को एक साथ लेते हैं कि बेस्ट अमंग द रेस्ट। अगर आपकी इस किस्म की कोई पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनती है कि बेस्ट अमंग द रेस्ट, या बेस्ट डिटर्जेंट, बेस्ट पेन किलर। जब आप बेस्ट पेन किलर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सी मतलब मेफेनेमिक एसिड को भी या इबुप्रोफेन को भी और जितने मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं पेन किलर मार्केट में, आप सबको एक तरफ उस कैटेगरी के अंदर काउंट कर रहे हैं कि बेस्ट अमंग द रेस्ट। इन दैट केस इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और क्वालिटी रिजल्ट्स इक्वल टू या बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी, या फिर जो है वो आप कंज्यूमर बेस्ड पोजीशनिंग करते हैं। कंज्यूमर बेस्ड पोजीशनिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि जो मेरा इसके अंदर इसने यूज करनी है उसको, उसके कौन से फैक्टर्स जो है मैं उसमें हाईलाइट कर सकता हूँ। आपका जो कंज्यूमर है उसकी कोई ईज है, इसमें उसकी कन्वीनियंस है, कस्टमर की प्रेफरेंस है, उसके मुताबिक आप कंज्यूमर बेस्ड जो है वो आप पोजीशनिंग करते हैं। अच्छा, देन फिर ये है कि कुछ केसेस के अंदर आप पूरी कैटेगरी को नहीं टारगेट करते, बल्कि कोई आप स्पेसिफिक 1 या 2 टारगेट जैसे आपने डाटा एनालिसिस किया, खासतौर पे उन केसेस में जहां मार्केट शेयर 50% से ज्यादा एक ही कंपटीटर के पास, और अगर आपके दूसरे कंपटीटर आप हैं और बड़ा शेयर आपके पास है, तो आप इस सूरत में इस स्ट्रेटजी पे जाते हैं। या इन सर्टेन केसेस पूरा जो 75% शेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल के पास या एक ही ब्रांड के पास होता है। इसकी एग्जांपल आप लीजिए कोक और पेप्सी।
ये जो कोला मार्केट है उसमें और भी 2-3-4 ब्रांड्स हैं, लेकिन प्रोबेबली 95% से ज्यादा जो शेयर है वो 1-2 ही ब्रांड्स के पास है, और उसके अंदर फिर आप अगर यू आर द सेकंड ब्रांड देन यू हैव टू टारगेट इवन बाय नेम। माइक प्लीज म्यूट कर दो। Okay. तो इसमें फिर क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट उस कंपटीटर को टारगेट करेंगे, आई एम बेटर देन दिस। अगर मतलब अभी करंटली तो इसके अंदर बहुत सी पाबंदियां लगी, बट देयर वाज अ टाइम जब कोक और पेप्सी देखकर नाम लेके ऐड के अंदर जो है ना वो बता देते थे कि वी आर बेटर देन, या इन सर्टेन केसेस अगर हम मतलब आपको पता है कि पॉलिटिक्स में भी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग की जब खासतौर पर बीए कर रहे होते हैं या स्टडी करते हैं, अपनी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक को स्टडी करते हैं, तो यू नो दैट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो हायर मार्केटियर्स टू ब्रांड देयर पार्टी, और उस केसेस के अंदर तो आपको पता है नाम लेके ही आपको बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग, जहाँ पर आप फीचर और बेनिफिट को प्रॉपर अपने हाईलाइट करते हैं कि एनी स्पेसिफिक फीचर एंड द बेनिफिट योर प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग फॉर योर टारगेट ऑडियंस। प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग उन केसेस में जहाँ पर आप अगेन देखें तो खासकर डिटर्जेंट मार्केट में 1 या 2 प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ इस पर फोकस रहता है कि सस्ता है, 100 रुपए की बचत, वही सफाई लेकिन 100 रुपए की बचत, 50 रुपए की बचत। देयर फोकस इज मेन ऑन द डिस्काउंट और द मनी दिस गिव। ओके अच्छा, जब आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका जो फोकस है वो इस पर होता है कि मार्केटिंग मिक्स जो है अपना प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट और प्रमोशन का है, उसको कैसे फिक्स करना है, उसको कैसे लेके चलना है कि मेरी ये जो पोजीशनिंग है ये एस्टैब्लिश हो सके। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू डिटरमिन द मार्केटिंग मिक्स। जो आपकी पोजीशनिंग है उसको आपकी मतलब जो मार्केटिंग मिक्स को पोजीशनिंग की हेल्प के साथ आप एस्टैब्लिश करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस के पास। यानी आपकी जो पोजीशनिंग है, आपकी प्रोडक्ट ब्यूटी को हाईलाइट करनी चाहिए, आपकी प्लेसमेंट, प्रमोशन और तमाम हाईलाइट करना चाहिए। फॉर नीड यू विल फॉर दैट डेफिनेटली मार्केटिंग मिक्स के जो कितने इंग्रेडिएंट होते हैं आप सबको पता है, 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। जो प्रोडक्ट है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फैक्टर्स लाइक वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड, फीचर, पैकेजिंग, सर्विसेज, अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस। जो ये तमाम चीजें हैं कि आपकी प्रोडक्ट में क्या चीज आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी बहुत है, कलर ऑप्शन बहुत है, टेस्ट है, इवन के एंटीबायोटिक में भी अगर आज देखें आप तो मेडिसिन में भी ये चीज हाईलाइट की जाती है कि दिस इज अवेलेबल इन 3 फ्लेवर्स और दिस इज अवेलेबल इन 2 फ्लेवर्स। खासतौर पर जो बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं कि वो कन्वीनियंस से लेती हैं। आपकी क्वालिटी है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई डिजाइन स्पेसिफिक है, किसी ब्रांड का हिस्सा है आपकी प्रोडक्ट, और या उसकी पैकेजिंग है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर हाईलाइट करते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर कि प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है आप हाईलाइट करते हैं। देन प्रोडक्ट के बाद जो है सेकंड चीज क्या होती है, प्लेस या प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेस या प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो है तो बहुत अच्छी है लेकिन अवेलेबल ही बहुत कम महदूद जगहों पर है, तो डॉक्टर या पेशेंट कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करता जो कि ना मिले। यानी हम खुद भी बतौर पेशेंट जब कभी जाकर दवा लेते हैं और केमिस्ट कहते हैं कि ये तो शॉर्ट है या ये तो शॉर्ट ही रहती है या ये अवेलेबल नहीं है, तो डू फील गुड, हम भी बुरा फील करते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्लेसमेंट और ये तमाम चीजें जो हैं ये भी फैक्टर इसमें प्ले करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कितना प्रेफर किया जाए। खासतौर पे देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड दे आर currently लीडिंग द मार्केट. Doctor sometimes they say that we prefer this product because my patient gets it from anywhere. Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइस। कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस क्या है, आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रीमियम प्राइस में है, कंपेरेबल प्राइस में है, कुछ स्पेसिफिक प्राइस के अंदर रिडक्शन मिल सकती है अगर कुछ खास जगहों से दी जाए। और देन फिर प्रमोशन है, प्रमोशन आपका मार्केटिंग है जिसके अंदर आप पूरी अपनी फील्ड फोर्स के जरिए पर्सनल सेलिंग करवा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था फार्मास्यूटिकल में आप सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और डिफरेंट अपने कौन से टेक्निकल प्लान को कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी एफिशिएंट है, उसकी प्राइस कितनी अच्छी है, कंपेरेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और देन आप उसकी प्रमोशन। अच्छा, अब पोजीशनिंग में आपने जब मतलब ये प्राइस को भी देख लिया, क्वालिटी को भी देखा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं आप कि आप अपने जहन में अगेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आए
कि आपके एक तरफ जो है आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की जो हाई क्वालिटी है और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हाई वर्सेस तो प्राइस। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि क्वालिटी इमेज भी अपना बरकरार रखे हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ उनकी कीमत, एंड देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर हैविंग वेरी हाई क्वालिटी इंप्रेशन और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी। एंड इवन देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसको कहा जाता है कि एक्सपेंसिव ही है लेकिन कीमत अच्छी है। कई दफा यू गो इन सर्टेन रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आप जाने के बाद अफसोस करते हैं कि देयर आई विल नॉट कम अगेन, बिकॉज यहाँ पर जो है प्राइस तो बहुत ज्यादा थी लेकिन खाना अच्छा नहीं। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर आप देख रहे होते हैं कि ये प्राइस और क्वालिटी एक दूसरे के साथ टैग। अच्छा, okay. Using the segmentation targeting positioning process, business can identify their most valuable customer segments and create products and marketing communities that target those. This helps you create engaging, personalized marketing campaigns that convert visitors to customers at a high rate. If you want to use clever segmentation and behavioral targeting methods in your e-commerce marketing strategy, let's get in touch with the Yieldify and we'll be happy to that. अच्छा, ये Yieldify क्या है कि अब जो आप देखते हैं ई कॉमर्स का दौर काफी ज्यादा आ गया। ई कॉमर्स के अंदर क्या है कि आपको स्पेसिफिक एज ग्रुप आप मेंशन कर देते हैं फेसबुक मार्केटिंग में, या आप मिसाल के तौर पे लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किसी और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं कि मुझे इस ज्योग्राफिकल एरिया में अपना ऐड दिखाना है, इस एज ग्रुप को अपना ऐड दिखाना है, इस प्रोफेशन के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। आप क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं और टारगेटिंग कर रहे होते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर, इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, इस डेमोग्राफिक के अंदर मुझे इस तरह के लोगों को टारगेट करना है। इसी वजह से आप देखेंगे जो आपकी डिफरेंट सर्वेज आपके पास आ रहे होते हैं वो आपसे पूछ भी रहे होते हैं कि आपकी सैलरी रेंज कितनी है, आपका एज ग्रुप कितना है, आपने लास्ट ई कॉमर्स शॉप। फार्मास्यूटिकल में हम बहुत अरसे तक ई कॉमर्स बाहर नहीं रख पाएंगे, बल्कि बहुत हद तक तो इन हो चुकी है। खास पे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको देखें तो आपको ऑनलाइन दस्तियाब होती हैं, आपको होम डिलीवरी की सर्विस मिलती हैं, और ऑन्कोलॉजी की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, हेपेटाइटिस की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर से एट योर डोर स्टेप। और ई कॉमर्स का ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो न सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बढ़ता रहेगा, बल्कि इसके साथ डॉक्टर्स के लिए भी बढ़ता रहेगा। डॉक्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिलेगी कि उनके पेशेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पेशेंट क्या चीज़ें करते हैं, फीडबैक क्या देते हैं, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट चीजें जिसके लिए पेशेंट को बार बार आना पड़ता था, अब वो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया को यूज करते हुए, डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हुए, दे विल ट्राई कि ये अब वन टाइम विजिट को रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डन ऑन e-commerce or on e-commerce platforms or different CRM platforms. Segmentation, targeting, and positioning marketing focus on creating precise market segmentation and positioning product and services to match their needs, wants, and expectations. Segmentation, targeting और positioning आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है, आपको बहुत ज्यादा फनल करके वो सेगमेंट आपके सामने रख देती है जिसमें आप टारगेट करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग वाली मार्केटिंग के जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आप हाइपर पर्सनलाइजेशन हो जाती है। आप जो कस्टमर को बहुत ही ज्यादा यानी कि जब एक तरह के कस्टमर ले लेते हैं तो उनकी अक्सर नीड, वांट, सिटिंग्स, क्लब्स, कॉन्फ्रेंस सब एक साथ होती हैं और आप उनको कम कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर उनको टारगेट कर सकते हैं उनके स्पेसिफिक फोरम्स के ऊपर। आपका जो ब्रांड मैसेज है वो क्योंकि आपने स्पेसिफिक डॉक्टर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके, स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके फोकस किया होता है, तो वो भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली और ज्यादा एक्यूरेटली होता है। एंड योर मार्केटिंग मिक्स बिकम्स मोर क्रिस्टलाइज्ड एंड यील्ड्स हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने उन्हीं सेगमेंट्स को फोकस किया है जहां पर आपकी प्रोडक्ट की नीड सबसे ज्यादा है, तो आपको लेस एंट्री कॉस्ट के साथ ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज शेयर मिलता है। आप जो है वो लेस प्रॉफिटेबल या लेस रेलेवेंट सेगमेंट्स को कम फोकस कर रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा फनल अप्रोच कह लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड एंड टारगेटेड आपकी अप्रोच। योर मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट इनोवेशन बिकम मोर, जैसा भी हमने देखा था डाटा के अंदर कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में फेरेंजाइटिस, फेरेंजियोटॉन्सिलाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक्स में स्पेसिफिकली सेफेलोस्पोरिन, तो हम देखते जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कौन सी
पर्टिकुलर मेडिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा है या पर्टिकुलर मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा है और हम बिल्कुल फोकस करके वहाँ पे टारगेट करते हैं तो हमारी एफर्ट्स कम लगती है, लेस कॉस्ट खत्म। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जो यील्डिफाई है, यील्डिफाई जो है ये डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे मैंने एक डाटा ये लिया है कि जो 75% ऑफ ई कॉमर्स साइट्स हैं अब वो भी सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग को फोकस करें, यानी कि हम फार्मास्यूटिकल में तो करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल है, लेकिन जो लोग ई कॉमर्स को या मीडिया मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं उनके यहाँ भी सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड this personalization of your customer, this identification, this segmentation and targeting help you customer retention, conversion and minimize the cost of new customer acquisition, क्योंकि आप उसी सेगमेंट में जा रहे होते हैं, आपकी ज्यादातर एक्टिविटी सेगमेंट में फोकस होती हैं, तो आपको कस्टमर, बच्चे पार्क्स में जाते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो आपने फिर क्या किया कि वहां पे मिसिंग फंड ड्यू टू आरटीआई की एक क्वार्टर की कैंपेन बना दी। अच्छा, उसके बाद फिर अगेन गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं सेकंड पार्ट में और इसकी छुट्टियां होती हैं, वहां पर जो है वो जो बच्चा ठीक नहीं होगा वो बाहर नहीं जा सकेगा, दोस्तों के साथ नहीं खेल सकेगा, तो आपने मिसिंग फ्रेंड्स ड्यू टू आरटीआई एक और उसका आपने क्वार्टर की कैंपेन भी बना ली और फिर आपकी तमाम एक्टिविटी मिसिंग और फ्रेंड्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फिर चौथा क्वार्टर आया तो आपको पता है विंटर होता है, तो जो बच्चा बीमार होता है, जिसको जुकाम हुआ होता है, माँ बाप बाहर नहीं जाने देते, पानी की तरफ नहीं जाने देते, उसको खेल कूद नहीं करने देते, तो बच्चे जो हैं वो अपने विंटर को और अपने गेम्स को और अपने फ्रेंड को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से मिस कर रहे हो। तो ये मैं आपसे एक कैंपेन जो कि सोसाइटल मार्केटिंग कैंपेन के न्यू ईयर कैलेंडर से शुरू हुई और उसके बाद 4 क्वार्टर्स तक एक ही मैसेज को मुख्तलिफ थीम्स के साथ लेके चलती रही, वो आपसे शेयर की है। और उसके अंदर फिर आपका लिटरेचर भी ये हाईलाइट कर रहा होता है कि देयर आर डिफरेंट स्टडीज कि स्कूल एब्सेंटीज़म आरटीआई की वजह से होता है, आपके पोस्टर्स भी इसी को हाईलाइट कर रहे होते हैं, आपके गिफ्ट भी इसी से रिलेटेड होते हैं और आपकी एक्टिविटीज वार्ड रिलेटेड एक्टिविटीज भी इस तरह होती हैं। तो आपकी तमाम कैंपेन की जो एक्टिविटीज हैं एक तो वो पूरे साल पे मुहित होती हैं और उन सबका फोकस आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करने पर होता है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल प्लान के तमाम जो मैंने आपसे डिटेल बयान कुछ तस्वीरें मैंने जरूर आपसे शेयर की हैं, लेकिन ये आपको हाईलाइट कर दिया कि टेक्निकल प्लान जितने भी टूल्स हैं उन सब के सब का रुख, उन सबका फोकस जो है वो आपकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो विद दिस मेरे ख्याल से रमजान में काफी, मैं प्लान तो 1 घंटे की इनिशियली मैंने किया था कि मैं 1 घंटे की क्लास जो है वो आपकी करूंगा, लेकिन लास्ट क्लास 2 आवर्स की हो गई थी और आज की क्लास भी तकरीबन 1.5 आवर की हो गई है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि अगर 1 घंटा पूरा हो गया तो मैं कंप्यूटर ऑफ कर दूं। माय ऑब्जेक्टिव इज कि जो मैं मौजूद जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिस हद तक हो सके आपकी समझ में आए, और कल को जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने बिजनेस में करेंगे या आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपके इंटरव्यू में जब डिस्कशन आएगी तो आपको उसके जो है वो डिटेल्स पता हो, उसकी एग्जाम्पल्स पता हो कि कैसे इनका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है एक प्रोडक्ट में दिखाई। So with this, I would like to end today's session here. You are again welcome with your questions on WhatsApp group, on my personal WhatsApp. और आज जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, कैंपेन्स और टेक्निकल प्लान, तो आपने जो ब्रांड प्लान अगर सबमिट ऑलरेडी कर चुके हैं और आप समझते हैं कि इसमें आप मजीद बेहतर आज की जो हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग या ब्रांडिंग से रिलेटेड, कैंपेनिंग से रिलेटेड, टेक्निकल प्लान से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए हैं, इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज इन योर promotion material in detail, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। नहीं, इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज की क्लास में मैं ब्रांड प्लान डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो जो शुरू में मैंने काफी तमीज और लंबी बात कर ली जो आपकी जर्नल लाइफ लर्निंग के लिहाज से थी, असाइनमेंट से आपको फ्यूचर में मिला करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो आज हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, अगर हम इसको भी ब्रांड प्लान में इनकॉर्पोरेट कर लें तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अलावा एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके भेजे हुए किसी 1 या 2 ब्रांड प्लान करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? लाइक नोवो नॉर्डिस्क की तो बहुत सी कैंपेन है डायबिटीज में, और बिल्कुल वो एक अच्छी एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक एरिया को फोकस कर लिया है कि ऐसे सेगमेंट को फोकस किया जिसमें डिजीज भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर वो
तो हर डायबिटीज एजुकेटर्स लाने के बाद वो अवेयरनेस बहुत क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपको रियलाइज करवा रहे हैं कि आपको क्यों अच्छी प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी है। तो वो तो मार्केट को शेप देते हैं, नई मार्केट समझने के डेवलप, एक नई कैटेगरी बन गई है डायबिटीज की, जिसमें वो हैं और उनका एक मेजर कंपटीटर लिली है। बाकी सब कंपनीज भी कम्पीट करती हैं, लेकिन जाहिर है कि लिली और नोवो नॉर्डिस्क ने एक अलग अपने लिए जगह बना ली। और बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह है कि साउथ एशियन मार्केट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो मरीज ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ की जो रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मेरे ख्याल से yes, you can have slides. I can share slides with you. I will do that in a day, maybe process को edit करने के बाद। और जो वीडियो है वो भी 2 के अंदर मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 से इसको मर्ज करके फिर रिपोर्ट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए, डोंट हैव टू शेयर विद एनीवन एल्स। तो यस, वीडियो भी स्लाइड भी आई कैन शेयर। ये तो इल्म है ना, इल्म तो जितना बांटा जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये कि ब्रांड प्लान और उससे रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं वो आपके काम की होती है। बाकी तो जो प्रेजेंटर की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो तो शेयर नहीं होती। ज़ाहिर है कि हर वक्त नोटिफिकेशन भी आती रहती है, लेकिन सर्टेन थिंग वही रहती है। जो आपके ब्रांड प्लान से रिलेटेड स्लाइड्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ब्रांड प्लान तो मैंने खुद आपसे लास्ट में शेयर कर दिया था। तो उसके अलावा भी व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब जो है वो मेरे ख्याल से असर की नमाज और फिर अफ्तारी की तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।